हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था का एपिसोड नंबर 4, जिसमें कि आज हम लोग भारत में बैंकिंग प्रणाली को प्रारंभ करेंगे। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं। ये एक सीरीज में कंप्लीट नहीं होगा, ये बहुत सारे सीरीज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। ये जो टॉपिक्स है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी ये पूछा जाएगा और साथ ही मेंस में भी देखिएगा, क्योंकि उसमें भी देखिएगा ये टॉपिक आपको स्टडी करना है, तो दोनों जगह आपको विशेष रूप से काम करेगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि आपका इसमें मुद्रा के बारे में, इतिहास के बारे में, साथ ही आरबीआई के बारे में, जो आपका विकास बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसके बारे में, वाणिज्यिक बैंक उसके कार्य, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, ये सारे टॉपिक आते हैं। बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स भी आते हैं। आज के डेट में क्या इश्यूज हैं, जैसे कि बैंकों का विलय किया जा रहा है, एनपीए सबसे बड़ा मुद्दा है, और भी पेमेंट बैंक नया सिस्टम लागू हुआ है, तो उन सारे चीजों पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और सरकार के द्वारा बैंकिंग के लिए जो बैंकिंग सुधार किए जा रहे हैं, जो कि आपका राष्ट्रीयकरण से लेकर अभी विलय किया जा रहा है बैंकों का, और भी उसमें बहुत सारे संरचना को चेंज किया जा रहा है, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को उसको सुधारा जा सके। आपको बता दें, जो बैंक होते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक तरह से बोल सकते हैं कि बैकबोन होते हैं, क्योंकि उसे भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम, उसे एक संचारू रूप से चलाने का काम बैंक का ही होता है। आज बैंक का ही मेजर रोल है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर भारत में जो आज हम लोग आधुनिक बैंकिंग संरचना देख रहे हैं, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर के बैंक है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, आरआरबीज है, कॉर्पोरेटिव बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम लोग विकास बैंक के भी नाम से जानते हैं, उसका किस तरह से रोल है, आरबीआई का इसमें क्या रोल है, उन पर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। भारत में जो बैंकिंग प्रणाली का इतिहास है वो आप देख सकते हैं। ये आज के डेट में जो बैंकिंग प्रणाली का इतिहास देख रहे हैं वो यूरोपियंस की देन है। उससे पहले क्या नहीं थी, ये ब्रिटिश जब से आए हैं तभी से ये बैंकिंग सिस्टम इंडिया में चल रहा है। क्या उससे पहले नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन आपका छोटे मोटे तौर पर, या फिर उस समय जो होते थे जिसे हम लोग देसी बैंकर के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन तक बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोन देने का काम करते थे। लेकिन उनमें दिक्कत ये थी कि वो लोगों से, या फिर जो कमजोर वर्ग थे उनसे बहुत ज्यादा सूद लेते थे, इंटरेस्ट ब्याज लेते थे, और साथ ही आपका उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर, उन्हें गिरवी के तौर पर बहुत ही बहुमूल्य चीजें देने पड़ती थी साहूकार और जमींदार को, और वे उन्हें हड़प भी लेते थे, अपने पास रख लेते थे अगर उन्हें कर्ज नहीं दिया गया, ब्याज नहीं दिया जाता था तो वो सिस्टमेटिक वैसे नहीं चलती थी। इसीलिए आपका ये जो आज के डेट में जो बैंकिंग संस्था है, जो यूरोपियन की देन है, वो आपका एक सिस्टमेटिक वैसे चलती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ दिक्कतें होती है जिस पर हम लोग फोकस भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर और भी चीजें समझते हैं, जैसे कि बैंक। बैंक का मतलब क्या है? तो बैंक एक संस्था है, बैंक एक वित्तीय संस्था है। अगर हम बोलते हैं तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पर पैसों का लेन देन होता है। बैंक में आप अपने पैसे को जमा करते हैं, और बैंक जिन्हें जरूरत पड़ती है बैंक उन्हें लोन भी देती है, ऋण देने का काम करती है। और ये जो संस्था जो इस तरह के काम करती है उसे बैंक का नाम दिया गया है। बैंकों की परिभाषा से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि यहां पर जो पैसे का लेन देन हो रहा है, अगर आपके पास ज्यादा पैसे है तो आप बैंक में जाके रखिए, आपके सेफ रहेंगे, और जब जरूरत पड़े तब उसे आप निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग डिपॉजिट या फिर जमा के तौर पर जानते हैं। और उसके बाद आपका जिन्हें पैसे की जरूरत है तो बैंक से वो लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं अपने काम के लिए, तो बैंक उन्हें भी ऋण मुहैया कराती है, उसके बदले वो इंटरेस्ट लेती है। बैंक में आप पैसे जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, और जब ऋण लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट लिया जाता है, जो कि बैंकों की कमाई होती है इंटरेस्ट से ही। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि जो भारत में बैंकिंग मूल को जो विभाग था, बोल सकते हैं कि जो प्रणाली था आपका पहले से, जब ये यूरोपियन पद्धति पर बैंक नहीं हुआ करते थे, उस समय आपका महाजन परंपरा, मतलब देसी बैंकर हुआ करते थे, साहूकार और जमींदार। अगर हम बात करें पूरे देश का, अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो बैंकिंग जो व्यवस्था है आपका पूरे देश में यूरोपियन बेस्ड पर ही आधारित। अगर हम बात करें जो पुरातन सभ्यताएं थी, जैसे कि आपका मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उस समय भी बहुत सारे व्यापारिक लेन देन होते थे। आज भी जो बैंक का हम लोग यूज कर रहे हैं, किसके पर्पस के लिए? लेन देन करने के लिए। जो आपको जरूरत की चीजें हैं आप उनके माध्यम से उसे
परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पैसे आपके पास रहेंगे तो पैसे एक आपका साधन है जिसके माध्यम से हम जो अपनी जरूरत की चीजें हैं या फिर जो आपको सर्विसेज सेवा चाहिए उसे खरीदने का काम करते हैं। तो ये पहले प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। आधुनिक बैंकिंग जिसे आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वर्तमान स्वरूप जो मूल रूप से यूरोपियंस की ही देन है और आज भी इस प्रणाली में ज्यादातर नए प्रयोग उन्हीं के द्वारा हो रहे हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि हम यहां पर बैंकिंग संरचना, जो बैंकिंग प्रणाली है वो दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं एक संगठित बैंकिंग संरचना है, जिसमें कि अभी हमने बताया यूरोपियंस की दोनों जो है बैंक जो आज आधुनिक तौर पर देख रहे हैं, जिसमें कि आपका अगर हम बात करें भारत में प्राइवेट सेक्टर के बैंक, पब्लिक सेक्टर के बैंक या फिर आरआरबी, कॉर्पोरेटिव बैंक, आरबीआई, ये सारे संगठित बैंकिंग संरचना होते हैं। संगठित का पहले भी हमने एग्जाम्पल बताया था आपको और भी आपको डिफाइन भी किया था, मतलब कि जहां पर सारे सिस्टमेटिक वे से नियम और कायदे कानून से चलते हैं उसे हम लोग संगठित के नाम से जानते हैं। तो उसी में आपका जो बैंक है, चाहे हम एसबीआई का नाम ले, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, आरआरबीज, तो आरबीआई के गाइडलाइंस और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया जाता है, तय किया गया है, जो अधिनियम बनाए गए हैं, संसद से जो बिल पास किया गया है, उस आधार पर वो संचालित होते हैं। जबकि जो एक इसका दूसरा प्रकार होता है असंगठित क्षेत्र, या फिर हम लोग इसे असंगठित बैंकिंग संरचना के नाम से जानते हैं। इसका भी मीनिंग हमने पहले बताया था, आपको याद होगा जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को डिफाइन कर रहे थे। क्षेत्र दो तरह के होते हैं, असंगठित और संगठित क्षेत्र, वहां भी सेम डिफिनीशन है, यहां सिर्फ बैंकों के लिए यूज करना है। असंगठित क्षेत्र में जिन पर की रूल्स रेगुलेशन कोई लागू नहीं होता, वो अपने अनुसार अभी ब्याज भी देना है, जैसे कि साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, जिसे हम लोग देसी बैंकर के नाम से जानते थे, जो प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। आज भी इनका वजूद मौजूद है। आज भी आपके समाज में, सोसाइटी में ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा ऋण प्रोवाइड भी करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ब्याज भी आपसे लेते हैं। उसे हम लोग सूदखोर या फिर जमींदार, जो भी आप उसके नाम दीजिए, और वो ज्यादा रेट पर, ज्यादा ब्याज पर आपको जो ऋण है उपलब्ध कराते हैं। ये सारे असंगठित बैंकिंग संरचना के अंतर्गत आते हैं और इसे दूसरा नाम से हमने बताया भी आपका देसी बैंकर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि जो भारत में बैंकिंग का इतिहास था उस पर हम लोग गौर करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो भारत में आधुनिक जो हम लोग जिस बैंक का उपयोग कर रहे हैं वो यूरोपियंस के देन है। तो आज से बोल सकते हैं कि आपका जब से डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे, तो उनका तो उद्देश्य था व्यापार करना। उसके बाद भारत में उन्होंने अपना शासन व्यवस्था चलाने लगे और यहां से बहुत सारी चीजें उन्हें उठा के अपने घर लेके जाने लगे। उसी में आपका आप देख सकते हैं कि उनको द्वारा बहुत सारी चीजें दी भी गई है, जैसे कि आपका रेलवे भी उन्हीं का देन है। आज जो हम लोग देख रहे हैं बैंकिंग संस्था उन्हीं का देन है। तो बहुत सारी चीजें उन्हें उनसे हमें मिली भी है। तो आप देख सकते हैं उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर हम भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास के बारे में बात करते हैं तो बैंकिंग का विकास किस तरह से हुआ, तो बहुत सारी अवस्थाएं में, आप बुक पढ़िएगा स्टैंडर्ड बुक, तो अवस्थाएं में डिवाइड की गई है। हम लोग यहाँ पर एक क्रमवार से प्रारंभ करेंगे जिसका आज के डेट में भी आपका उसका उपयोग उन बैंकिंग संस्थाओं का हम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भारत में यूरोपियन आधारित पहला बैंक, यूरोपियन पद्धति पर आधारित पहला बैंक जो स्थापित किया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का किया गया था, जिसे स्थापित जो किया गया था इसे कोलकाता में किया गया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा पहला बैंक का स्थापना किया गया था 1770 ईस्वी में। लेकिन बाद में ये बैंक ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था और इस बैंक को बंद कर दिया गया था। इसके बाद और भी बहुत सारे बैंक थे जो बने थे, जैसे कि आपका इसके बाद पहला आपका, इस बीच में बहुत सारे बैंक बन रहे थे, लेकिन हम उन्हीं बैंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान है या फिर जिनका आज अस्तित्व भी है, उन्हीं पर हम फोकस कर रहे हैं। उसके बाद ये जो 1770 के बाद भी और भी बैंक बने, कुछ बैंक बंद हो रहे थे, कुछ चालू हो रहे थे। इसकी के आधार पर अगर हम देखा जाए तो उसके बाद भारतीयों द्वारा, चूंकि ये जो अलेक्जेंडर एंड कंपनी था एक आपका विदेशी संस्था था, और जो ये स्थापित किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसमें जो ओनरशिप था, इसमें जो मालिक थे वो सारे के सारे विदेशी थे और विदेशी सहायता के आधार पर इस बैंक को स्थापित किया गया था। पहली बार भारतीयों द्वारा संचालित, वो भी सीमित देयता। इसका आपको सीमित देयता क्या होता है,
तो लिमिटेड लाइबिलिटी इसे इंग्लिश में बोलते हैं। सीमित देयता का सीधा सा मतलब आपको रखना है कि जिसमें कि आपका लाइबिलिटी या फिर जो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जो संपत्ति है उसी तक रहे। आपके जैसे कि अगर बैंक मान लीजिए बंद होती है, बैंक बंद होती है तो सीमित देयता अगर देयता के आधार पर अगर बैंक का फॉर्मेशन किया गया है तो बैंक की संपत्ति जितनी होगी उतना ही रुपीस के लिए बैंक लाइबल होगा, उतना ही पे किया जाएगा। जो इसके कस्टमर है, जो ग्राहक है, बैंक के जो मालिक होंगे, अपने घर से उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। बैंक जो स्थापित किया जाता है सीमित देयता के आधार पर और एक असीमित देयता होता है। अगर ये असीमित होता तो असीमित मतलब कि बैंक का संपत्ति तो कस्टमर्स को बंद होते वक्त देना ही पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ती है, अगर कस्टमर्स का सारा पेमेंट नहीं होता है तो बैंक के जो मालिक हैं उनके घर का भी पैसा संपत्ति यूज किया जाएगा और कस्टमर्स को पे किया जाएगा। लेकिन सीमित देयता के आधार पर सिर्फ कंपनी की संपत्ति ही लाइबल होती है कस्टमर्स के जो लाइबिलिटी है या फिर जो उनके ग्राहक है उन्हें पे करने के लिए। तो उस आधार पर पहला बैंक जो भारत में स्थापित किया गया था वो था आपका अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में, तथा पूर्ण स्वामित्व वाला मतलब कि आपका फुल ओनरशिप मतलब कि आपका वैसे बैंक जिसमें कि भारतीयों का पूर्ण अधिकार था, वो पहला बैंक बना था आपका पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आपका 1894 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब इसके बाद और भी धीरे धीरे बैंक बन रहे थे। क्या अब यहां पर हम जो डिस्कस किए कि क्या दो ही बैंक बने थे? 1770 के बाद हमने पहले ही बोला है कि हम उन्हीं बैंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण बैंक थे या फिर जिनका अस्तित्व आज भी है। इस बीच में बहुत सारे बैंक थे, 500 से 1000 के बैंक में थे जो कि चल भी रहे थे, कुछ बंद भी हो रहे थे इस बीच में, क्योंकि आप देख सकते हैं 100 साल का फर्क है इन बैंकों के स्थापित होने में, बनने में। इसके बाद अगर हम बात करें क्रमवार तरीके से 3 बैंकों का नींव रखा गया जिसका अस्तित्व आज के डेट में सबसे बड़े बैंक के तौर पर जानते हैं और विश्व में सबसे ज्यादा ब्रांचेज वाले बैंक के नाम से जानते हैं। उसका क्या इतिहास रहा है उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं। बैंक ऑफ बंगाल 3 बैंक बने थे आपका जिसका क्रमवार तरीके से यह स्थापित किया गया था। पहला बैंक था आपका बैंक ऑफ बंगाल जो कि 2 जून 1806 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे जो 15 अप्रैल 1840 में स्थापित किया गया था, तथा बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1 जुलाई 1843 में स्थापित किया गया। ये 3 डिफरेंट बैंक थे और इसी का क्रमवार तरीके से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इन तीनों बैंकों को जो 3 डिफरेंट डेट में और 3 रीजन मतलब कि 3 क्षेत्र में स्थापित हुए थे। एक आपका 1806 में बंगाल में स्थापित हुआ था, एक आपका 1840 में आपका बॉम्बे में स्थापित हुआ था और एक मद्रास में 1843 में स्थापित हुआ था। इन तीनों बैंकों को मिला के प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता था, प्रेसिडेंसी बैंक। इसे आप नोट कर लीजिएगा, इन तीनों बैंकों को मिलाकर प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी प्रेसिडेंसी बैंक को, ये 3 अलग अलग बैंक थे और 3 अलग क्षेत्र में थे और 3 अलग डेट में स्थापित हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक नाम दिया गया था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंक को आपस में मिला दिया और उनका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए एक अधिनियम भी बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम 1920। अधिनियम आपका 1920 में आया था और इसी अधिनियम के आधार पर इन 3 बैंकों को आपस में इसी या फिर बोल सकते हैं कि इसी प्रेसिडेंसी बैंक को आपस में मिलाकर 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो वर्क करती थी हर तरह के मुद्रा क्षेत्र में भी, सरकार के लिए भी, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मुद्रा का परिचालन चलन करने के लिए इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का यूज किया जाता था, क्योंकि उस समय कोई सेंट्रलाइज्ड बैंक नहीं था, केंद्रीयकृत बैंक उस समय नहीं था। आपको याद होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आप स्टडी किए होंगे, तो आरबीआई का जो स्थापना किया गया था 1935 में किया गया था। तो उससे पहले जो काम करती थी, जो आज आरबीआई का काम है, वो सारे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही करती थी। इसीलिए इसको मिलाकर एक ऐसा संस्था बनाया गया जो ओवरऑल पूरे जो
संस्था है, पूरे जो भारत देश था उसको कंट्रोल और अच्छे से उसको सुचारू रूप से चलाए। फिर आपका इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया और इसका नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। इसीलिए हम बोल रहे थे कि आज के जो वजूद है भारत में सबसे बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी यही बैंक है, और जिसका इतिहास आप देख सकते हैं कि 1806 से ये प्रारंभ है। मतलब कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका अस्तित्व 1806 से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के आधार पर ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का डिफाइन भी किया जाता है। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि सरकार उस बैंक को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले रही है। आगे राष्ट्रीयकरण का बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला है, क्योंकि बैंकों में जब सुधार किया गया था तो राष्ट्रीयकरण एक प्रोसेस था, जिसमें कि आपका जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय राष्ट्रीयकरण बड़े स्तर पर हुआ था, उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन इससे पहले भी आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था एसबीआई का, इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, जिसे नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। इसके साथ ही धीरे धीरे इसके बहुत सारे सहयोगी बैंक भी स्थापित होने लगे थे, जिसे हम लोग एसोसिएट बैंक के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा 2017 में जो ये नई गवर्नमेंट है आपका एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने एसोसिएट बैंक को आपस में मर्ज करके एसबीआई में मिला दिया है। आज के डेट में एक भी एसबीआई के एसोसिएट बैंक नहीं है, जिसे हम लोग हिंदी में सहयोगी बैंक के नाम से जानते थे। एक समय था जब इसके 8 सहयोगी बैंक हुआ करते थे, लेकिन बाद में और भी मर्जर हुए, उसके बाद 5 बचे थे। 5 को भी 2017 में भारत सरकार ने मर्ज करके एसबीआई में मिला दिया। उसे आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब वाणिज्यिक बैंक के बारे में स्टडी करेंगे। अब यहां पर देखते हैं आजादी के बाद भारत में बैंकिंग स्थिति क्या थी। ये तो हमने क्रमवार स्टडी किया है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये तो आपका ब्रिटिश काल में जो स्थिति थी उसके बारे में। इस बीच में हमने पहले भी बोला है बहुत सारे बैंक थे जो स्थापित हुए थे, जो आगे आपको नाम भी मिलेंगे। अब यहां पर आजादी के बाद भारत में बैंकिंग क्या स्थिति थी उस पर हम लोग फोकस करते हैं। आजादी के बाद जो अगर हम बात करें, बैंक जो भारत में बैंकिंग स्थिति थी बहुत ही अच्छी नहीं थी। उसको सुचारू रूप से चालू करना था और उसे भी आपको समझना था कि उस स्थिति को कैसे सुधारा जा सके, क्योंकि ये स्थिति सही नहीं थी। नहीं सुचारू रूप से बैंक जो थे अच्छे से काम कर पा रहे थे, और वो एक तरह से उसमें सुधार की जरूरत थी, क्योंकि जो बैंक उस समय प्रेजेंट थे, बहुत सारे बैंक थे। ऐसा नहीं था कि भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, उसमें बैंक नहीं थे, बहुत सारे बैंक थे। लेकिन वो बैंक जो थे आपका निजी स्वामित्व वाले थे, मतलब कि उस बैंक का जो मालिक था वो निजी क्षेत्र का था, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था आजादी के समय। तो जरूरत था कि उन्हें अपने कंट्रोल में लिया जाए और उन्हें उन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, लोन देने के लिए आग्रह किया जाए, या फिर उन्हें ऐसा रूल बनाया जाए कि जो गरीब हैं या फिर जो फार्मर्स है, किसान हैं, छोटे मोटे उद्योग है, उन्हें भी लोन दिया जाए। जब भारत आजाद हुआ था या फिर आजादी से पहले तक ऐसा हालत था कि जो बैंक होते थे वो निजी क्षेत्र के होते थे, तो वे उन्हीं ही लोन देते थे जो जिनसे उन्हें रिकवर हो पाता था, या फिर जो ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन लेते थे। वो कभी भी किसान को या फिर छोटे मोटे उद्योग को लोन प्रोवाइड नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम इन्हें लोन देंगे, क्योंकि ये इनके पास कोई इनकम ही नहीं होता है, तो ये वापस हमें कहीं क्यों करेंगे। तो ये स्थिति था, उसे सुधारने की जरूरत थी। तो इसके आधार पर पहला जो कार्य किया गया, जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारे संविधान बनाने में भी बहुत समय लग गया था। तो संविधान बनने के बाद आप देखिएगा 1949 में भारत सरकार ने, जो आरबीआई ऑलरेडी बन चुका था, रिजर्व बैंक की स्थापना, हमने पहले भी ध्यान रखिएगा इसको, जिन्हें नहीं पता है रिजर्व बैंक के बारे में और भी आगे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन सिर्फ यहां पर एक यूज करना है हमें कि आरबीआई का स्थापना तो 1935 में हो चुका था। जब भारत आजाद हुआ, चूंकि कोई ऐसे संस्था की जरूरत थी, चूंकि भारत में तो बहुत सारे बैंक थे और सरकार चाहती थी कि बैंकों को पर अपना नियंत्रण स्थापित हो, तो डायरेक्ट उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता था। इसीलिए कुछ अदर देशों में देखा गया, दूसरे देशों में, कि वहां पर एक सेंट्रलाइज्ड बैंक, एक केंद्रीयकृत बैंक होना चाहिए,
जिसका एक नियमन हो, रूल्स रेगुलेशन हो और उसके आधार पर बैंकों का नियंत्रण हो। इसीलिए भारत सरकार ने सबसे पहला काम किया 1949 में, एक एक केंद्रीयकृत अपेक्स इंस्टीट्यूशन शीर्ष संस्था बनाया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, जो 1935 में स्थापित हुआ था। 1949 में भारत सरकार ने इस आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया और इसे एक शीर्ष संस्था, अपेक्स इंस्टीट्यूशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, शीर्ष संस्था का दर्जा दिया। इसे केंद्रीयकृत भी बैंक बोल सकते हैं, केंद्रीयकृत, या फिर आपका सेंट्रलाइज्ड बैंक इंग्लिश में बोलते हैं, केंद्रीयकृत बैंक। तो आप देख सकते हैं कि भारत आजाद होने के बाद पहला यह बैंक था जिसके राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मीनिंग हमने आपको पहले ही बता दिया है, अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में लेना, और उसी के अनुसार वो काम करेगी। रिजर्व बैंक को भारत में बैंकों को रेगुलेट करने के लिए सभी अधिकार दिए गए। क्लियर है? और इसका काम भी था कि किस पर्पज से ये अधिकार दिए गए हैं, तो आपने हमने पहले ही बताया है। मतलब कि जिन्हें लोन नहीं मिल रहा या फिर जो बैंकों में पैसा जमा किया जा रहा है उसमें बैंक बहुत सारे डूब रहे थे, बंद हो जा रहे थे, पैसा उसमें ग्राहक जमा करते थे और पैसा वो लेके चले जाते थे। उसके बाद उनका पैसा कहाँ गया, ग्राहक का पैसा, वो सारे के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। आज इतने सारे रूल्स रेगुलेशन के बाद भी देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे क्राइसिस हो रहे हैं जिसमें कि लोग पैसा तो जमा कर रहे हैं लेकिन पैसा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अभी 2 बैंकों का भी न्यूज में भी आया था, यस बैंक को तो स्थिति को सुधार लिया गया। इससे पहले कोऑपरेटिव बैंक जो आपका था पीएमसी बैंक, उसका भी न्यूज आया था, उसमें भी लोगों का पैसा फंस गया था। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई है, अभी भी उसका केस चल ही रहा है। इसके बाद आपका, जैसा कि हमने बताया, 1949 में पहला राष्ट्रीयकरण किया गया भारत में स्थिति को सुधारने के लिए, बैंकों का नियंत्रण करने के लिए और भी नियमन करने के लिए, उसे अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय बैंक की जरूरत थी, जिसे आरबीआई को बनाया गया। उसके बाद आपको हमने बताया था अभी जस्ट कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को भी राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। उसके बाद आपका भारत आजाद होने के बाद इसके बाद और बड़ा कदम उठाना जरूरी था, क्योंकि इतना से काम नहीं हो रहा था। अभी तक तो 2 बैंकों के माध्यम से ही सारी चीजें चल रही थी, और भी बहुत सारे बैंक थे भारत में, तो उनको भी नियमन करना था, उन्हें भी सुचारू रूप से कराना था। बहुत सारे ऐसे बैंक थे, बड़े बड़े उस समय बैंक थे, वो क्या करती थी कि जो कुछ ही सेक्टर को लोन प्रोवाइड करती थी। ये पहले भी हमने बताया है, खासकर प्राइमरी सेक्टर में उनका कोई योगदान नहीं था। अगर भारत को अच्छे से सुचारू रूप से चलाना था, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, तो किसानों को या फिर जो हमारा प्राइमरी या फिर जो हमारा कृषि क्षेत्र था उसको बढ़ाने की जरूरत थी। तो उन्हें लोन पैसे की जरूरत थी, तो पैसा उन्हें कैसे मिलेगा? तो बैंकों के माध्यम से ही। तो इसके पर सबसे बड़ा कदम उठाते हुए जो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद आपका एक लंबे समय के बाद 15 अप्रैल 1980 को भी 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद आपका आजादी के बाद एक बड़ा और भी महत्वपूर्ण चेंज हुआ बैंकिंग क्षेत्र में। 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू बैंकों को भी, जो घरेलू बैंक थे, बैंकिंग गतिविधि करने की अनुमति दी थी, और प्राइवेट क्षेत्र के बैंक भी अब सार्वजनिक बैंकों की तरह भारतीय जनता की सेवाएं देने लगी थी। मतलब कि इससे पहले निजी क्षेत्र के बैंक और घरेलू बैंक ये सारे कार्य नहीं कर सकती थी, लेकिन बाद में 1993 में ये महत्वपूर्ण चेंज किया गया। अब हम लोग आगे जो स्टडी करेंगे, किस तरह से स्टडी करेंगे, आज के लेसन में बस इतना ही था। आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो किस तरह से स्टडी करेंगे, तो अभी तक हमने आपको एक क्रमवार तरीके से जो स्थापित हुए भारत में बैंक का इतिहास कैसे रहा, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी, प्राचीन काल में क्या स्थिति था, तो उन सारी चीज पर हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे डिफाइन भी किए हैं। अब इसके आगे हम लोग जो बैंकिंग संरचना है, जैसे कि आपका आरबीआई है, आरबीआई के द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं, आरबीआई के सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है जो आपका मौद्रिक नीति है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। और जितने भी आपका बैंक है उसके कार्य हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट है, मुद्रास्फीति है, मुद्रा का नियमन है, उन सारे को हम लोग हर एक एपिसोड के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी चीजें वहां पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही उस पर अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
अब अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।